तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो गए। जैसा कि हम नदियाँ पढ़ रहे हैं और गंगा नदी तंत्र के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, उम्मीद करता हूँ कि आपको वो अच्छे से समझ आया होगा तथा आपको उसकी सारी सहायक नदियाँ तथा गंगा नदी से जुड़े सारे प्रश्न अच्छे से समझ आ गए होंगे। तो चलिए आज हम ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में पढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में कैलाश पर्वत पर स्थित मानसरोवर झील से निकलती है। मानसरोवर झील, अगर आपसे एग्जाम में मानसरोवर झील के बारे में नहीं दिया गया हो तो वहाँ पे चेमायुंगडोंग नाम के हिमनद से यानी कि ग्लेशियर से ये नदी निकलती है। तो किसी भी पहाड़ी से जब कोई नदी निकलती है तो उसका जो पानी रहता है वो प्राकृतिक रूप से अपने निकलने के लिए रास्ता बनाता है। प्राकृतिक रूप से बने हुए इन रास्तों को ही दर्रा कहा जाता है। क्योंकि ये पहाड़ पर है, मानसरोवर झील जो है वो कैलाश पर्वत पर स्थित है, तो इस पहाड़ियों से घिरी हुई झील से जब वो नदी निकली होगी तो उसने अपना कोई रास्ता बनाया होगा, उसी रास्ते को दर्रा कहते हैं। तो ये नदी मेरियन ला नाम के दर्रे से होकर के गुजरती है। आपसे भांति भांति से इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी कौन सी कहाँ से निकलती है, कौन से ग्लेशियर से निकलती है, वो ग्लेशियर कहाँ पे है, कौन से दर्रे से होकर के निकलती है। इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी चीन तिब्बत की मानसरोवर झील से निकलती है, जो कि चेमयुंगडांग हिमनद से निकलती है। ठीक है, अगर दर्रे की बात करें तो ये मेरियन ला दर्रे से निकलती है। वहाँ से निकलने के बाद जब ये निकलती है तो तिब्बत के लोग इसको सांगपो के नाम से जानते हैं। सांगपो, अगर इसको इंग्लिश में लिखें तो इस प्रकार लिखा जाता है, किंतु इसमें टी साइलेंट होता है। अगर आपको इंग्लिश में ये नाम लिखा हुआ मिले तो आप डरें नहीं, वो यही है, इसमें टी साइलेंट रहता है। तो तिब्बत के लोग इसको सांगपो के नाम से जानते हैं और इसका हिंदी में मतलब होता है पवित्र नदी। यानी कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे गंगा नदी को पवित्र नदी माना जाता है, उसी प्रकार तिब्बत में सांगपो को यानी कि ब्रह्मपुत्र को ही पवित्र नदी कहा जाता है। जब ये चीन में इसको एक अलग प्रकार से इसका नाम इसको लोग जानते हैं। तिब्बत हालांकि है तो चीन का ही हिस्सा, लेकिन तिब्बती लोग नहीं चाहते कि वो चीन का हिस्सा रहे, वो खुद को ऑटोनोमस मानते हैं। तो चीन में इसको किसी और नाम से जाना जाता है। चीन में इसको यारलुंग जांगबो के नाम से जाना जाता है। यहाँ से आगे बढ़ते हुए जब ये भारत में प्रवेश करती है, उससे पहले अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरवा की जो पहाड़ियाँ हैं उनकी वजह से इसको घूम के यानी कि यू टर्न लेके आना पड़ता है। उसके बाद में ही ये भारत में प्रवेश कर पाती है। आपसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सी पहाड़ियों के कारण ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करने से पहले उसको घूमना पड़ता है। तो वो नामचा बरवा की पहाड़ियाँ हैं जो अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश भी हमारा हिली एरिया है, उसके भी चारों तरफ पहाड़ी हैं। तो वहाँ से भी जब नदी अंदर आती है तो वो वहाँ पर भी उसने कोई अपना प्राकृतिक रास्ता बनाया होगा, जो कि योंगयप पास के नाम से जाना जाता है। आपसे पूछा जाता है कि भारत में ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से प्रवेश करती है, तो वो अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है और कौन से दर्रे के द्वारा, योंगयप पास के द्वारा वो प्रवेश करती है। इसके बाद जब वो भारत में प्रवेश कर जाती है तो अरुणाचल प्रदेश में उसको दिहांग या सियांग के नाम से जाना जाता है। आपसे एग्जाम में भिन्न भिन्न प्रकार के इसके नामों के बारे में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जाना जाता है, चीन में किस नाम से जाना जाता है, तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है, असम में किस नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसके नामों को अवश्य याद रखें। तो अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को दिहांग अथवा सियांग के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब ये नीचे की तरफ आती है और असम में प्रवेश करती है, असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। आपसे पेपर में प्रश्न पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम कौन से स्थान पर पड़ता है, तो असम में पड़ता है। असम में ही यह विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, जिस प्रकार समुद्र के बड़े द्वीप होते हैं, उसी प्रकार नदी की जब धारा जब अधिक चौड़ी हो जाती है और उसके बीच में एक द्वीपनुमा संरचना बन जाती है तो उसको नदी द्वीप कह देते हैं। यानी कि नदी के बीच में बने हुए द्वीप को नदी द्वीप कहा जाता है। जिस प्रकार समुद्र के बीच में जो टापुआ होते हैं उनको द्वीप कहा जाता है। तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप का निर्माण करती है, जो कि असम में है, मजुली के नाम से। ये बहुत फेमस प्रश्न है, हर किसी एग्जाम में छोटे से लेकर बड़े तक हर कहीं पर ये प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, अथवा कौन सी नदी के द्वारा बनाया जाता है, अथवा कहाँ पर बनाया जाता है। तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा मजुली नदी द्वीप बनाया जाता है, जो कि असम में है। इसके बाद ये जब आगे बढ़कर के बांग्लादेश में प्रवेश करती है, इसका नाम फिर से परिवर्तित हो जाता है और बांग्लादेश में पहुंचने के बाद इसका नाम जमुना हो जाता है। यमुना और जमुना में कंफ्यूज मत करिएगा।
यमुना गंगा की सहायक नदी है और जमुना ब्रह्मपुत्र को ही बांग्लादेश में उसी का दूसरा नाम है। तो बांग्लादेश में जब ये एंटर कर जाती है जमुना के नाम से, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि गंगा पश्चिम बंगाल में जाने के बाद दो धाराओं में बढ़ जाती है। जो बंगाल में बहती है उसका नाम हुगली पड़ जाता है तथा जो बांग्लादेश में एंटर कर जाती है उसका नाम पद्मा हो जाता है। तो गंगा यानी कि पद्मा, जिसको बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, वो जमुना से आकर के बांग्लादेश में मिलती है और दोनों के मिलने के बाद संयुक्त धारा को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किंतु इसके बाद एक दूसरी नदी जो कि बराक नदी है, जो माउंट जैपो पहाड़ियों से निकलती है नागालैंड से, जिसको नागालैंड में तो बराक के नाम से जाना जाता है, लेकिन जैसे जैसे वो नीचे की तरफ बढ़ती है उसका नाम फिर से परिवर्तित होकर सूरमा नदी बन जाता है तथा ये सूरमा घाटी से होकर के बहती है। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है तो इसका नाम फिर से परिवर्तित होता है और मेघना इसका नाम पड़ जाता है। जब मेघना नदी पद्मा नदी में मिलती है अब इसका नाम परिवर्तित होकर के मेघना हो जाता है। आपसे पेपर में प्रश्न ये पूछा जाता है कि गंगा अथवा ब्रह्मपुत्र नदी किस नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, तो वो अंतिम रूप से मेघना के नाम से बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं तथा वहाँ पर विश्व के सबसे बड़े नदी डेल्टा सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करती हैं। सुंदरवन इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ पर सुंदरी वनों की अधिकता पाई जाती है। अब इसकी हम कुछ सहायक नदियों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है अथवा नहीं है, तो एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले ब्रह्मपुत्र नदी में दिबांग नाम की नदी जो कि अरुणाचल प्रदेश की मिसमी की पहाड़ियों से निकलती है आकर के मिलती है। इसके बाद में लोहित नदी जो जयालछू हिमनद तिब्बत से निकलती है और मिसमी की पहाड़ियों से होकर के बहती है, वो भी आकर के इसमें मिल जाती है। लोहित नदी को खूनी नदी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पानी के अंदर की जो मिट्टी है वो लाल रंग की है, इसीलिए इसको खूनी नदी के नाम से जाना जाता है। ये बहुत अशांत है, ये तूफान की तरह से बहती है। इसके बाद सुबनसिरी नाम की नदी जो ऊपर भूटान से होकर के निकल के आती है, ये भी इसकी एक सहायक नदी है और ये इसकी सबसे लंबी सहायक नदी है। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो सुबनसिरी है। इसके बाद कामेंग भी भूटान की तरफ से होकर के आती है और इसमें मिल जाती है। इसके बाद मानस है, इसके बाद संकोच है, इसके बाद तिस्ता, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तिस्ता नदी सिक्किम की चोलामू झील से निकलती है जो जेमू हिमनद में स्थित है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कौन सी नदी जेमू ग्लेशियर से निकलती है, तो वो तिस्ता नदी निकलती है, या फिर चोलामू झील से कौन सी नदी निकलती है, तिस्ता नदी निकलती है। ये सिक्किम में स्थित है और चोलामू झील भारत की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। इसकी ऊंचाई 5330 मीटर है। ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो वो चोलामू झील है और जहां से तिस्ता रिवर निकलती है। तिस्ता की एक और सहायक नदी है रंगीत। इससे कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है कि रंगीत किसकी सहायक नदी है, तो वो तिस्ता की सहायक नदी है। और तिस्ता किसकी सहायक नदी है, वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इसके अलावा धनसिरी है, वो भी इसकी सहायक नदी है। कपिली है, वो भी इसकी सहायक नदी है। और बराक के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। तो ये हमने ब्रह्मपुत्र नदी के लगभग सारी की सारी सहायक नदियों के बारे में भी तथा उनसे महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में पढ़ लिया है। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आता है तो आप फिर से वीडियो को पॉज करें, देखें, स्लो करके देख लें और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको डायग्राम बनाने में कोई दिक्कत ना हो। अगर आप डायग्राम से इसको याद कर सकते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप इसकी सहायक नदियों को ट्रिक से याद करना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी ट्रिक आपको बता देता हूं। अगर आपको पसंद आती है तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। मैं इसको इधर लिख देता हूं। सब काम करो मस्त दिल से, पर धन कपिल को मत देना। देखो बच्चों, सब काम करो मस्त दिल से, पर धन कपिल को मत देना। ये एक सिंपल सा सेंटेंस है, एक सादा सी लाइन है, आप इसको याद कर सकते हैं और आपको क्रम से ये आपकी इसकी सारी की सारी सहायक नदियां याद हो जाएंगी। से सुबनसिरी, सबसे सुबनसिरी, काम से
कामिंग। इसके बाद मैं से, ये आपका साइलेंट है, करो से आपका कोई मतलब नहीं है, आप इसको गोल सर्किल कर सकते हैं। मैं से मानस, से संकोच, तय से तिस्ता, दी से दिवांग, लय से लोहित। इसके बाद धय से धनश्री, कपिल से कपिली तथा मत देना से मेघना। आपको मेघना के तथा ब्रह्मपुत्र नदी के जो अलग अलग नाम है वो आपको याद रखने हैं, पेपर में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तथा गंगा के बारे में भी हमने बताया था कि गंगा को बांग्लादेश में हुगली के नाम से जाना जाता है, तथा जो धारा बांग्लादेश में चली जाती है उसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, जो पश्चिम बंगाल में रहती है उसको हुगली के नाम से जाना जाता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद में आई होगी। अगर आप इसको फॉलो करना चाहें तो कर सकते हैं, अन्यथा आप जैसे इसको डायग्राम के थ्रू भी याद कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। 1-2 बार आप इसका डायग्राम बनाइए, सारी चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। तो चलिए मिलते हैं एक अगली वीडियो में, हम लोग सिंधु नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और आपको सारी की सारी नदियाँ याद हो गई होंगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।